हाँ भाई, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग। हाँ यूँ तो कल अपन पढ़ रहे थे डिमांड। क्या होती है डिमांड? किस चीज की डिमांड है? सप्लाई भी हो रही है तो धैर्य रखो थोड़ी देर। हाँ, तो आप बताओ। देखिए, भंडारा तो ठीक है। डिमांड किसको याद है? अब तक का जो पढ़ा है वो कौन बता सकता है खड़े होकर? किसको खड़ा करें? माइक। हाँ, खड़े हो। तुम्हारे पीछे हाथ खड़ा किया था ना? हाँ, इन तक पहुंचाओ माइक। बस इसको ऑन करो। है, आवाज नहीं आ रही है? वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो धीरे उपभोक्ता धीरे के धीरे द्वारा एक निश्चित समय धीरे में धीरे धीरे थोड़ा धीरे दूर रखो इसको, तेज हो रहा है। वस्तु और सेवा की वह मात्रा जो उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है उसे मांग खरीदने कहते हैं। उसे मांग कहते हैं। वेरी गुड। और फिर आगे, मांग कितने प्रकार की होती है? व्यक्तिगत मांग मांग क्या पांच होती है? व्यक्तिगत मांग मांग को क्या होती प्रभावित है? करने वाले 5 कारक है। व्यक्तिगत मांग क्या होती है और बाजार मांग क्या होती है? व्यक्तिगत मांग जब एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं, और सभी उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो उसे बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग कहते हैं। वेरी गुड। और मांग के और कितने प्रकार होते हैं? मांग के 5 प्रकार। हम्म प्रत्यक्ष मांग। प्रत्यक्ष हाँ, युक्त मांग, समग्र मांग और प्रतिस्पर्धी मांग। प्रतिस्पर्धी मांग क्या होता है? प्रत्यक्ष मांग क्या होती है? प्रत्यक्ष व्यक्ति के द्वारा अंतिम वस्तु खरीदी जाती है। अंतिम वस्तु खरीदी जाती है। अंतिम वस्तु की मांग। हाँ, अंतिम वस्तु की मांग। और अप्रत्यक्ष मांग? अप्रत्यक्ष मांग, इसमें मध्यस्थ वस्तु की मांग की जाती है। मध्यस्थ वस्तु जैसे एग्जांपल? जैसे चाय और दूध। चाय और चाय दूध। के लिए दूध। हाँ, और समग्र मांग एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का आवश्यक है। समग्र मांग कहते हैं इसे? नहीं, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग कहते हैं। इसमें जॉइंट पूरक डिमांड वस्तु होती होती है दूसरी। है। दूसरी वस्तु जो है वो पूरक पूरक होती होती है। है। जैसे जैसे मोबाइल फोन के लिए चार्जिंग, चार्जर है। हाँ, मोबाइल, और कार के लिए पेट्रोल। हाँ, और समग्र मांग, इसमें एक वस्तु के लिए विभिन्न कामों को करा जा सकता है, हाँ, जैसे एक पानी। एक वस्तु से विभिन्न प्रकार की चीजें जो है वो पूरी की जा सकती है। और प्रतिस्पर्धी मांग, हाँ, इसमें एक वस्तु को प्रतिस्थापन किया जाता है, और प्रतिस्थापन वस्तु की मांग ही प्रतिस्पर्धी कहलाती है। प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है? प्रति प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है? जैसे गेहूं, बाजरा। गेहूं और बाजरा क्या है ये? प्रतिस्थापन कैसे हुए? एक की जगह दूसरे का प्रयोग किया जा प्रयोग सकता है। ये जो है वो कभी गेहूं की रोटी नहीं बनाई तो बाजरे का बना लो तो काम चल जाएगी। मांग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है 5 कारक? है। कीमतें, व्यक्ति की कीमतें। आय, संबंधित वस्तुएं। हाँ, 2 प्रकार की पूरक वस्तुएं, नहीं संबंधित वस्तुएं, हाँ, जैसे सही है, सही है। पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापित वस्तुएं। पूरक वस्तुएं और प्रतिस्थापन वस्तुएं। हाँ, और जो होता है, और क्या होता है? और भविष्य की नीतियों का उम्मीद करना, मतलब उसको भविष्य की कीमतों की उम्मीद। कीमतों की उम्मीद करना। और ये तो बाजार मांग की बात हुई, नहीं सॉरी, व्यक्तिगत मांग की बात। ये और हाँ, बाजार मांग, जनसंख्या की वृद्धि, और सरकार की नीतियां, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, और व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय नहीं, नियमित, बाजार मांग में और प्राकृतिक घटनाएं, जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक घटनाएं। हाँ। और आय का वितरण। आय का वितरण। बैठो, पड़ोसी को खड़ा कर दो तुम्हारे पड़ोस में, उधर उधर। हाँ, कटो। बताओ, देखिए मांग का नियम क्या होता है? पहले माइक लो। क्या नहीं है याद? क्यों?
हैं? अब बोलो तो सही, जोर से तो बोलो, क्यों याद नहीं है, क्या हुआ? आए नहीं थे क्या? आए नहीं थे? क्यों नहीं आए थे? आए थे, फिर क्या हुआ था आने के बाद में? याद ही नहीं हुआ? और पड़ोसी को तो इतना अच्छा याद हो गया। क्या खाता है वो? बाजरी खाता है, क्या खाता है? गेहूं खा रहा है? पूछा करो उससे क्या खाता है वो। पड़ोसी को खड़ा करो तुम्हारे। नहीं ऐसा खड़े हो जाओ तो। क्या याद नहीं है? हाँ तो क्या बताऊं? अभी क्या बात चल रही है? क्या पूछा था शुरू में? सर सारा ही बताऊं तो? सारा नहीं, मांग का नियम पूछा था। सारा क्या बताऊं? रूल ऑफ डिमांड। हाँ, रूल ऑफ डिमांड। सर नेगेटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और डिमांड की। प्राइस और डिमांड नेगेटिव क्या होता है इससे? मतलब क्या होता है इसका नेगेटिव सर रिलेशन? प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस प्राइस डिक्रीज होती है। वेरी गुड। ये तो होता है डिमांड का रूल, रूल ऑफ डिमांड। अब इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं? सर गिफिन गुड्स हो गए। हाँ, जैसे क्या होते हैं गिफिन गुड्स? सर गिफिन गुड्स वो होते हैं एक टाइप के सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं पर उनकी क्वालिटी कम होती है। हाँ, और वेबलन गुड्स हो गए, वेबलिन गुड्स। फैशनेबल गुड्स। वेबलिन गुड्स क्या होते हैं? सर प्रेस्टिजियस आइटम जैसे गोल्ड। हाँ, प्रेस्टीजियस आइटम। और फैशनेबल। फैशनेबल गुड्स होते हैं। और एसेंशियल एसेंशियल गुड्स जैसे मेडिसिन वगैरह। मेडिसिन। बस इतने ही होते हैं? और नहीं थे? एक और रह गया। क्या रह गया? नार्कोटिक। अच्छा। और डिमांड कितने प्रकार की होती है? डिमांड सर 5। 5 प्रकार की होती है। जैसे कौन कौन सी होती है, नाम बताओ देखें। सर डायरेक्ट डिमांड डायरेक्ट डिमांड, और जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड, कंपोजिशन डिमांड, कंपोजिशन, कंपोसाइट। कंपोसाइट, कंपोजिट। हाँ, कंपोजिट। हाँ, और देख देख के नहीं बतानी है। सर एक ये कौन सी कॉम्पिटिटिव डिमांड डिमांड। है? कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड। हाँ, और फिर देख देख के बता रहे हैं, हद है मना करने के बाद भी। 5 बता। 5 कहाँ बता दी? सर 4 ही बताई है। डायरेक्ट डिमांड बताई है, उसके इनडायरेक्ट बाद डिमांड है। हाँ ये नहीं बताई थी। क्या होती है इनडायरेक्ट डिमांड? सर जैसे मतलब गुड्स बनाने के वो यूज करके अपने को आगे प्रोडक्ट बेचेगा, वो जो भी चीज यूज करेगा वो हाँ, इनडायरेक्ट। जैसे एग्जांपल, दूध के सर अलावा कोई जैसे एग्जांपल चाय बताओ। वाला दूध लाता है हाँ, और क्या लाते हैं? और चीनी लाता है। चीनी लाते हैं। बैठो, पड़ोसी को खड़ा करो। हाँ, हाँ, तो बताओ डिमांड और सप्लाई में, अगर डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो तो क्या होता है? क्या इम्पैक्ट होता है इसके? मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो क्या होगा? क्या याद नहीं है? पड़ोसी को खड़ा कर दो। अरे बातें मत करो बाकी लोग। यस सर। हाँ, बताओ डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या इम्पैक्ट होता है? सर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा? महंगाई बढ़ने से, महंगाई बढ़ती है। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कीमतें बढ़ जाएगी, मतलब हाँ। महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? टेंशन बढ़ेगा, रेगुलर इनकम बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ही महंगाई होती है। हाँ, हाँ। रेगुलर इनकम बढ़ेगी, रेगुलर इनकम तो लास्ट में बढ़ेगी, उससे पहले बीच में एक अपन ने प्रॉफिट टू प्रोड्यूस, हाँ, प्रोड्यूसर को जो है वो प्रॉफिट होगा। हाँ। फिर क्या होगा प्रोफिट प्रोड्यूस होने का? रेगुलर इनकम बढ़ेगी। सीधे रेगुलर इनकम कैसे बढ़ जाएगी? बीच में स्टेप्स है ना, स्टेप बाय स्टेप पहुंचे थे वहां तक। प्रोड्यूसर को Employment प्रॉफिट हुआ, बढ़ेगा। फिर क्या कहा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट। और उससे पहले एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ, किससे मिलेगा? प्रॉफिट होगा इसलिए। प्रॉफिट होगा तो Investment उससे होगा। इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ। हाँ, ऐसे हो तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? रेगुलर इनकम रेगुलर इनकम बढ़ेगी। लिविंग तो इसका मतलब महंगाई जो है वो अच्छी होती है। पर अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए तो, अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है?
मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। मनी की वैल्यू कम हो जाती है और करेंसी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो फिर इसको रेगुलेट करने के लिए कौन काम करता है? आरबीआई। आरबीआई। कौन सी पॉलिसी बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो तो प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी तो उससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को इन्वेस्ट घाटा होगा। घाटे से क्या होगा? होगा। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड कम हो decline जाएगा, होगा। वो डिक्लाइन हो जाएगा। और इससे अगर ये रेगुलरली ये बना रहे, ऐसी सिचुएशन बनी रहे, तो सिचुएशन कौन सी आ जाती है? अगर सप्लाई बढ़ी रही है, घाटा होता रहे, इन्वेस्टमेंट कम होता रहे, तो बाजार में क्या आ जाएगी? डेफिशिएंट। रिसेशन। अच्छा हाँ। बाजार में क्या आता है? रिसेशन, जो है वो मंदी आ जाती है। और मंदी जब आ जाती है तो फिर सरकार का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी। फिस्कल डेफिसिट नहीं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल डेफिसिट पॉलिसी नहीं, वो कौन सी पॉलिसी है? फिस्कल फिस्कल पॉलिसी। चलो बैठो, तुम बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। तो ये था डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड जो है वो क्या हुआ करती है? किसी भी वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा जो है वो उसकी वो मात्रा जिसको कोई जो उपभोक्ता है, वो उपभोक्ता किसी निश्चित समय में अलग अलग प्राइसेस पर खरीदने के लिए तैयार है, उसको अपन क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। उसको हम डिमांड कहते हैं। डिमांड जो है वो अगर दो प्रकार से, एक तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें तो दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत मांग होगी और एक बाजार मांग होगी। व्यक्तिगत मांग में तो एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखेंगे, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मार्केट डिमांड जो है वो हो जाएगी। और वैसे डिमांड को और बांटे तो 5 तरीके से और बांट सकते हैं इसको। तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड के अंदर फाइनल जो गुड होगा, जो अंतिम वस्तु है, उस अंतिम वस्तु की जो मांग होती है उसको अपन क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। फिर एक इनडायरेक्ट डिमांड होती है कि ये जो अंतिम वस्तु बनाई गई, इस अंतिम वस्तु को बनाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया गया उसको अपन क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डिमांड जो है उसको कहते हैं। उसके बाद में एक होती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब होता है दो चीजों की डिमांड एक साथ की जाए। अब दो चीजों की डिमांड एक साथ क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि दो वस्तुएं ऐसी होती है जो एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती है। और वो पूरक जो है वो वस्तुएं, जैसे कि अगर मोबाइल फोन और उसका चार्जर, ठीक है, और या जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओगे तो उसका चार्जिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, या गाड़ी लोगे तो उसके साथ में आपको पेट्रोल जो है पेट्रोल लेना पड़ेगा। जैसे अगर एसी खरीदोगे तो एसी खरीदोगे तो उसके साथ की वायरिंग भी जो है क्या करनी पड़ेगी? ये भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है उनको क्या कहते हैं अपन? पूरक वस्तुएं कहते हैं। एक दूसरे की वो पूरक है। और पूरक वस्तुएं तो एक वस्तु की मांग करेंगे तो दूसरे की मांग आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसी जो चीजें होती है उसको अपन जॉइंट डिमांड कहते हैं। फिर एक होती है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है वस्तु तो एक ही है, परंतु उससे बहुत सारी अलग अलग डिमांड जो उसको क्या किया जा सकता है? पूरा किया जा सकता है। ये पेन है, इसे लिखा भी जा सकता है, इसे किसी को मारा भी जा सकता है, जो इसे खिला भी जा सकता है, कुछ भी जो है आप कर सकते हो। तो एक ही वस्तु से अगर अलग अलग काम आप कर रहे हो, अलग अलग मांग को पूरा कर रहे हो, तो उसको कहेंगे कंपोजिट डिमांड। फिर एक होती है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब क्या होता है? दो चीजें हैं वो आपस में कॉम्पिटिशन में है, दो चीजें आपस में कॉम्पिटिशन के अंदर है। कॉम्पिटिशन में क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकती है। जैसे शर्ट और टी शर्ट, जैसे क्या, एक तो है शर्ट और दूसरा है टी शर्ट, ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आप शर्ट भी पहन सकते हो और टी शर्ट भी पहन सकते हो, दोनों में से किसी भी चीज को यूज कर सकते हो। अब अगर शर्ट की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, शर्ट की प्राइसेस बढ़ गई तो लोग किस पे चले जाएंगे? टी शर्ट पहनना जो है वो ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे, और ज्यादा पसंद करने लग जाएंगे तो टी शर्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ये डिमांड जो है वो किसके कारण आई है? कंपटीशन के कारण आई। कि आपकी जो पूरक, जो सब्स्टिट्यूट वस्तु थी, उस सब्स्टिट्यूट वस्तु की कीमतों में बढ़ने के कारण आपकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऐसी जो चीजें होती है इसको अपन क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं, या प्रतिस्पर्धी डिमांड कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धी डिमांड किस चीज के कारण होती है? प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब क्या होता है? जिसको एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है। आप बॉल पेन को जो है वो इंक पेन से रिप्लेस कर सकते हो, बॉल पेन का प्रयोग भी कर सकते हो और इंक पेन का भी प्रयोग कर सकते हो। आप जो चाहो तो पेंसिल का प्रयोग भी कर सकते हो। और पेन की कीमत अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करेगा व्यक्ति? पेंसिल की कीमत, पेंसिल यूज करने लग जाएगा। तो जो चीजें एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती है ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। क्या नाम देंगे उनको? सब्स्टिट्यूट गुड। फिर ये जो मांग होती है ये कैसे प्रभावित होती है? तो मांग को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक वो क्या होता है? वस्तु की कीमत। कीमत कितनी है वस्तु की, और इसी के कीमत के आधार पर ही अपन ने देखा था एक मांग का नियम, कि अगर वस्तु की कीमतें ज्यादा होगी तो मांग कम होगी, और वस्तु की कीमतें कम है तो मांग ज्यादा होगी। और इसका सीधा एग्जांपल अपन को दिमाग में आना चाहिए होता है सेल, कि जब भी किसी चीज की सेल लगाई जाती है तो सेल क्यों लगाते हैं?
ताकि मांग को बढ़ाया जा सके। सेल क्यों लगाते हैं? ताकि मांग को बढ़ाया जा सके। जैसे आप जहां भी सेल लगती है तो बहुत सारी जनता जो है साथ में टूट के पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सस्ती मिल रही है इसलिए चीजें जो है वो ले लेते हैं। और फिर दूसरा क्या होता है, उपभोक्ता की खुद की आय जो है वो कैसी है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो भले ही कीमतें भी बढ़े तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके अलावा संबंधित वस्तुएं जैसे ये पूरक वस्तुएं या जो प्रतिस्थापन वस्तुएं, उनकी जो है प्राइसेस वो किस प्रकार की चल रही है। और उपभोक्ता की खुद की जो रुचि है, उसके खुद का टेस्ट कैसा है, उसकी खुद की प्रेफरेंसेस कैसी है, उसके आधार पर भी जो होती है। फिर भविष्य के अंदर कीमतों का अनुमान कैसा है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी या कम होगी। अगर उसको लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली है तो व्यक्ति क्या करेगा, आज ही खरीद लेगा चीजों को, तो इसका मतलब उसी समय डिमांड बढ़ जाएगी। और उसको ये लगे कि नहीं भविष्य में तो कीमतें गिरने वाली है तो क्या करेगा, वो अभी नहीं खरीदेगा, उसको पोस्टपोन कर देगा, चीजों को जो है पोस्टपोन कर देगा। तो ये सब होती है, ये जितनी की चीजें हैं ये सब व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। फिर सभी लोगों की मांग उसको प्रभावित करने वाले, बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सबसे पहला होता है जनसंख्या, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जिसके माध्यम से लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कोई नेचुरल इवेंट हो रही है या कोई मैनमेड इवेंट जो है वो हो रही है, तो ऐसे इवेंट्स के कारण भी आपकी डिमांड जो है प्रभावित हो सकती है। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन की, जो देश है उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, समान डिस्ट्रीब्यूशन है या असमान डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर इसके बाद में मांग का नियम तो देख लिया, इसके कुछ अपवाद हैं। मांग के नियम के क्या अपवाद होते हैं? सबसे पहले होते हैं एसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक है, नमक जो है क्या एक आवश्यक वस्तु है। और दूसरा लाइफ सेविंग ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाएं, ठीक है, और जैसे मेडिकल ऑक्सीजन। और गिफेन गुड्स कौन सी होती है? जो थोड़ी घटिया क्वालिटी के होते हैं, उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। फिर आती है वेबलेन गुड्स जो कि सोशल प्रेस्टीज से जुड़ी होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा से जो चीजें जुड़ी होती है। और फैशनेबल गुड्स, फैशन से जुड़ी वस्तुएं, मादक पदार्थ, ये सब चीजें जो है इसके होते हैं। और फिर अपन पढ़ रहे थे सप्लाई क्या होती है कि कोई भी जो उत्पादक है या विक्रेता है वो अगर किसी वस्तु या सेवा को एक निश्चित समय में अलग अलग कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हो तो उसे क्या कहते हैं? आपूर्ति कहते हैं। आपूर्ति के प्रकार पढ़ रहे थे अपन, तो सबसे पहला प्रकार होता है वो क्या होता है? बाजार आपूर्ति, मार्केट सप्लाई जो कि रोज होती है मार्केट में। इकोनॉमी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल शब्द यूज नहीं करते, मैथमेटिक्स में करते हैं। यहां पर क्या होता है? सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। मैथमेटिक्स में अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं चीजों। मांग और आवश्यकता में क्या अंतर होता है भाई? पहले दिन ही बताया था मांग क्या होती है, आवश्यकता तो आपको किसी चीज की हो सकती है। आपको जो है वो आवश्यकता किसी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, मैं उड़ के कहीं चला जाऊं, मेरे को आवश्यकता है, पर ये डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे पास हेलीकॉप्टर खरीदने के पैसे नहीं है। पैसे हो, मांग जब कब जनरेट होती है? जब आप उसको अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार हो, तब मांग जनरेट होती है। आवश्यकता तो आपको किसी चीज की हो सकती है, आवश्यकता हाँ। तो सबसे पहला देखा बात। फिर क्या है? अल्पकालिक आपूर्ति। दूसरी कौन सी होती है? अल्पकालिक आपूर्ति, शॉर्ट टर्म सप्लाई। बुक्स फॉर इकोनॉमी इन हिंदी एज वेल इंग्लिश नहीं पढ़नी है, किताब कोई किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है, नोट्स ही पढ़ने हैं। क्योंकि किताब जो है तुम्हारे इसके सिलेबस के हिसाब से नहीं होती है और अपन को जो है वो टू द पॉइंट पढ़नी है, तो सिलेबस में जो चीजें लिखी है वही पढ़नी है, उसके अलावा जो है वो दूसरी चीजें नहीं पढ़नी। और इकोनॉमी की किताब जो है वो इतनी अच्छी लिखी भी नहीं होती। क्यों नहीं लिखी होती? क्योंकि इकोनॉमी की किताब लिखते हैं इकोनॉमिस्ट, और इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको लगता है कि जितना मुझे पता है उतना तो बाकी सबको पता ही होगा। इस वजह से वो जो है वो जब लिखते हैं तो उसके अंदर थोड़ी जो भाषा है वो कैसी हो जाती है? वो क्लिष्ट हो जाती है, वो थोड़ी जो कठिन भाषा हो जाती है, और इसलिए सरल भाषा के अंदर इकोनॉमी की किताबें जो है वो नहीं लिखी हुई, तो इसलिए अपन को नोट्स ही पढ़ने। अल्पकालिक आपूर्ति, शॉर्ट टर्म सप्लाई क्या होती है? तो ऐसी आपूर्ति जो बहुत कम समय में पूरी हो जाए, ऐसी चीज जो कि क्या हो, बहुत कम समय में जिसकी पूर्ति की जा सके, उसको तो क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म सप्लाई। कि अभी ऑर्डर दो और थोड़ी देर में चीज आ जाएगी। अभी चाय का ऑर्डर दो और चाय आ जाएगी, ठीक है, पिज्जा का ऑर्डर दो और पिज्जा आ जाएगा।
ये जो चीजें हैं वो क्या है, बहुत अल्पकाल में होती है। तो एक तो अल्पकालिक आपूर्ति होती है, और दूसरा इसका ऑपोजिट फिर क्या, दीर्घकालिक, जो कि ऐसा नहीं है कि भाई अभी ऑर्डर दो और अभी के अभी नहीं मिलेगी। अभी ऑर्डर दो और फिर उसको बनने में क्या लगेगा, काफी समय लगेगा, कि मुझे अभी कभी घर चाहिए, मकान चाहिए, तो भाई अब मकान तो बनेगा तभी बनेगा, और उसके अंदर तो क्या लगेगा, समय लगेगा। तो वो जब भी वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा तब जाकर आपको जो है उसकी डिलीवरी होगी। या फिर आप चाहो कि जैसे कार खरीद रहा है व्यक्ति को, तो कार की डिमांड कई बार बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से उसका क्या रहता है, एक लंबा वेटिंग पीरियड रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई 2 घंटे के अंदर कार चाहिए, तो ये कभी कभी पॉसिबल भी हो जाता है, पर सामान्यतः ऐसा पॉसिबल नहीं होता, उसका वेटिंग पीरियड क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस वजह से ये दीर्घकालिक आपूर्ति वो आपूर्ति होती है जिसको आपूर्ति करने में समय ज्यादा लगता है। यहाँ आपूर्ति करने में समय क्या लगता है, कम लगता है। जैसे चाय की आपूर्ति करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा, और यहाँ पर आपूर्ति करने में समय ज्यादा लगता है। संयुक्त आपूर्ति क्या होती है, जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई का मतलब होता है कि एक चीज की आपूर्ति हो रही है, उसके साथ साथ में दूसरी चीज की आपूर्ति भी हो जाएगी, जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद, कि एक चीज बनाई उसके साथ में ही दूसरी चीज जो है वो भी बन गई। जैसे जैसे आप कोई पेट्रोलियम है, क्या है, दूध के अंदर से घी निकाल सकते हैं, दूध में से घी कैसे निकलता है, हाँ, अच्छा तो हाँ, तो बस ये सही है वैसे एग्जांपल, पर ये छाछ कर दो इसको थोड़ा सा ना, हाँ, तो दूध में से नहीं होता, दही बनता है, दही से फिर छाछ बनती है, तो छाछ भी बन गई और क्या निकल गया, मक्खन भी मिल गया। तो दो चीजें जो है वो उत्पादित होगी। तो एक प्रोडक्ट है, एक की सप्लाई हुई, एक की सप्लाई होगी तो साथ में दूसरे की सप्लाई भी होगी। ठीक है, जैसे शराब की सप्लाई होती है, उसके साथ साथ सैनिटाइजर की भी सप्लाई होगी। गंगानगर शुगर मिल्स, वो वैसे तो शराब की सप्लाई करती है, पर उसके साथ साथ में भी जब आवश्यकता पड़ी कि साहब ये सैनिटाइजर कम पड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम सैनिटाइजर बना देंगे, हमारे पास एल्कोहल पड़ा ही है, लोग ये भी बना सकते हैं। तो एक चीज की आपूर्ति के साथ में क्या हो गई, दूसरी चीज की आपूर्ति जो है वो अपने आप बन गई। तो इसको सह उत्पाद की जो आपूर्ति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संयुक्त आपूर्ति। फिर होती है कंपोजिट। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है कि कोई एक चीज की आपूर्ति करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है क्या करनी पड़े, लानी पड़े, तब इसको क्या कहते हैं अपन, कंपोजिट या समग्र आपूर्ति जो है वो कहते हैं। जैसे वही चाय की आपूर्ति करनी है तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा, दूध भी लाना पड़ेगा, चीनी भी लानी पड़ेगी, ये सब चीजें जो है लानी पड़ेगी। तो अलग अलग, हाँ, अदरक भी लाएंगे, सब जो है वो ला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इससे क्या होता है, ऐसी आपूर्ति को क्या कहते हैं अपन, समग्र, कॉम्पोजिट। बस लिख लो इसको, इजी सी है। क्या है अल्पकालिक आपूर्ति, शॉर्ट टर्म, ये तो लिख लिया था मार्केट वाली, तो हाँ, शॉर्ट टर्म सप्लाई वह आपूर्ति जिसमें समय कम लगता है, द सप्लाई विच टेक्स वेरी लेस टाइम या लेस टाइम, वह आपूर्ति जिसमें समय कम लगता है। और फिर दीर्घकालिक, या फिर इसका एग्जांपल लिखो, जैसे चाय की आपूर्ति, एग्जांपल चाय की आपूर्ति, फिर कौन सी है, दीर्घकालिक आपूर्ति, लॉन्ग टर्म सप्लाई, लॉन्ग टर्म सप्लाई, दीर्घकालिक आपूर्ति, वह आपूर्ति जिसको पूरा करने में समय अधिक लगता है, द सप्लाई विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू फुलफिल, वह आपूर्ति जिसको पूरा करने में समय अधिक लगता है, द सप्लाई विच टेक्स लॉन्गर टाइम टू फुलफिल, वह आपूर्ति जिसको पूरा करने में समय अधिक लगता है। फिर है संयुक्त, जॉइंट सप्लाई, दीर्घकालिक होगी, उसके बाद में अगला है संयुक्त आपूर्ति। संयुक्त आपूर्ति जब किसी एक वस्तु की आपूर्ति की जाए, व्हेन वन प्रोडक्ट इज सप्लाइड जब किसी एक वस्तु की आपूर्ति की जाए तथा दूसरी वस्तु सह उत्पाद के रूप में उपलब्ध हो, व्हेन वन प्रोडक्ट इज सप्लाइड एंड अनदर प्रोडक्ट इज अवेलेबल एज बाई प्रोडक्ट। जब किसी एक वस्तु की आपूर्ति की जाए
तथा दूसरी वस्तु सह उत्पाद के रूप में उपलब्ध हो, एंड अनदर प्रोडक्ट इज अवेलेबल एज बाई प्रोडक्ट, जैसे छाछ और मक्खन। पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो पेट्रोल बनाओगे तो उसके साथ में डीजल भी बनेगा, उसके साथ में केरोसिन भी बनेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी बनेगा, ठीक है। तो कई सारी चीजें जो है वो साथ में बन जाती है। समग्र आपूर्ति, कंपोजिट सप्लाई, जब किसी एक वस्तु की आपूर्ति करने के लिए when various products are needed to supply one product, जब किसी एक वस्तु की आपूर्ति करने के लिए अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता हो। when various products are needed to supply one product, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? कंपोजिट सप्लाई। तो ये सप्लाई के टाइप्स। अब सप्लाई कैसे प्रभावित होती है? किसी भी चीज की सप्लाई कैसे प्रभावित होगी? तो सबसे पहले तो क्या होगा इसका भी? प्राइस। पहले प्रभाव तो किस पर पड़ेगा? प्राइस के ऊपर। देखो, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सबसे पहला तो क्या होता है? प्राइस, कीमत। तो इसमें अपन फिर आगे देखेंगे एक नियम होता है जिसको कहते हैं रूल ऑफ सप्लाई। रूल ऑफ सप्लाई जो है किसके बीच में संबंध बताता है? कीमत और सप्लाई के बीच में, कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कीमतों के बीच में और सप्लाई के बीच में जो संबंध होता है वो सकारात्मक, पॉजिटिव रिलेशन जो है वो होता है कि अगर कीमतें बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कीमतें बढ़ेगी तो सप्लाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो भी उत्पादक है उसको क्या होने लगता है? लाभ। उत्पादक को लाभ होगा, उत्पादक को लाभ होगा तो वो उसके सप्लाई को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पर पहले जो है इस गोपालपुरा बाईपास पर कुछ नहीं हुआ करता था, बाईपास था ये, तो कोई कोचिंग वोचिंग नहीं हुआ करती थी। फिर इतने सारे कुछ सब जो है वो लोग आ गए, और सब लोग आए तो इसके वजह से जो भैया पीजी वीजी आ गए, या फिर जो है वो लोग आए घर पे और कि भैया जो कमरा किराए पे दे दो, तो कमरे को मांग की, ठीक है। और उसके कारण जो किराए की रेट है वो क्या हो गई? बढ़ गई। अब कमरे की रेट बढ़ गई, कमरे की रेट बढ़ गई तो जो भी मकान मालिक है उस मकान मालिक को लगा यार मेरा ये एक कमरा है और इस एक कमरे से मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो फिर ये बाकी जो 4-5 कमरे हैं उसमें अपन क्यों रहते हैं? ये भी किसको दे दें? किराए पर ही दे दें। तो इन 5 कमरों को और किराए पे दे देंगे तो अपने 50,000 हो जाएंगे, और अपन किसी दूसरी जगह 20,000 में कमरा लेकर रह जाएंगे। तो मकान ले लेंगे कहीं पर दूसरी जगह 20,000 में, और ये बाकी सब चीजें जो है क्या कर दो? पूरा ही किराए पर चढ़ा दो। यानी पहले एक कमरे की सप्लाई थी, अब सप्लाई कितनी हो गई? 5 की हो गई। फिर उसको जैसे ये एक साल तक उसको ऐसा लाभ होता रहेगा कि यार हर महीने 50,000 रुपए आ रहे हैं बैठे बैठे, तो ये ठीक आ गया। तो फिर वो सोचेगा अब एक फ्लोर क्यों, अपने और 2-3 फ्लोर जो है बना दो जिसके ऊपर 5-5 कमरे जो है वो और हो जाए, तो और प्राइसेस बढ़ेगी तो वो सप्लाई क्या करता रहेगा? और बढ़ाता रहेगा। फिर उसको लगेगा कि यार यार ये तो बहुत सही है काम, तो वो क्या करेगा? फिर पड़ोस का प्लॉट और खरीद लेगा कि भाई ये प्लॉट और खरीदो, इस पे भी एक बिल्डिंग खड़ी करो, और बिल्डिंग खड़ी करके क्या कर दो? सबको पीजी जो है वो दे दो। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ी वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती गई? बढ़ती गई। तो प्राइस के बीच में और सप्लाई के बीच में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? एक सकारात्मक संबंध जो है वो होता है। आगे अपन इसको सप्लाई के नियम के अंदर लिखेंगे। दूसरा है विक्रेता की भविष्य की कीमतों की अपेक्षा, सेलर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। विक्रेता की भविष्य की कीमतों की अपेक्षा, कि विक्रेता जो है वो कैसा सोचता है कि भविष्य में कीमतें कैसे होने वाली है, उसके आधार पर भी वो सप्लाई को बढ़ाएगा या सप्लाई को कम कर देगा। कि अगर विक्रेता को ये लगता है कि भविष्य के अंदर कीमतें मतलब बढ़ने वाली है, तो फिर वो क्या करेगा? अभी थोड़े दिन अभी मत बेचो, जब बढ़ेगी तभी बेचेंगे, तो वो उस समय क्या कर लेगा? उसको होल्ड करके रख लेगा, ठीक है। और अगर उसको लगे कि भविष्य में कीमत कम होने वाली है तो आज ही बेच दो,
तो आज ही बेच दो, तो इसलिए उस समय सप्लाई क्या हो जाएगी, उस एट दैट टाइम तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर उसको ये लगे कि भाई भविष्य में कीमतें लगातार ही बढ़ने वाली है, तो फिर वो और अपने प्रोडक्शन को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि भाई और नई फैक्ट्रियां लगाओ अपने, तो और प्रोडक्शन को बढ़ाओ, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो सप्लाई को क्या कर देगा, वो और ज्यादा बढ़ा देगा। और क्यों बढ़ा रहा है वो, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भविष्य में कीमतें और बढ़ने वाली है। तो फिर तीसरा, प्राकृतिक स्थितियां या प्राकृतिक जो है वो परिस्थितियां, प्राकृतिक परिस्थितियां, नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशंस जो है वो भी सप्लाई को प्रभावित करते हैं। जैसे प्राकृतिक परिस्थिति बताओ, जैसे जिससे कि सप्लाई प्रभावित होते हुए देखी हो तुमने कहीं कोई? कोरोना कारण हो गई, और कभी बरसात आ जाती है, कभी कोई बाढ़ आ गई। अगर बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, रोड क्यों, जो आपका खेत है जहां पर चीजें उत्पादित हो रही है वो बंद हो जाएगी, कोई फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी। तो जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो फिर उत्पादन होगा कहां से, तो इसलिए चीजें क्या रह जाएगी, वो उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा। तो तीसरी कंडीशन क्या होती है, नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक परिस्थिति होती है। फिर माल या सेवा की प्रकृति, नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस, जब वस्तु या सेवा की प्रकृति, वस्तु और या सेवा की प्रकृति की, उसका जो है नेचर है वो कैसा है। नेचर जो है वो ऐसा हो सकता है कि वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता हो। अगर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है तो उसके हिसाब से क्या हो सकता है, वो ज्यादा और कम हो सकता है। फिर आता है उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा पड़ रही है तो फिर जो उत्पादक होगा वो क्या करेगा, फिर उतनी जो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसको क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा कि भाई यार इसको तो उत्पादन करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो हर कोई सामान्य आदमी तो कर नहीं सकता भाई। अगर बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कोई नेचुरल गैस निकाल ली हो, अब आपको जो है वो बंगाल की खाड़ी है, उसके अंदर केजी बेसिन है और केजी बेसिन के अंदर नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस को आपको अगर वहां से एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति जो है वो इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिस्क का एलिमेंट ज्यादा रहेगा। जैसे ये बाड़मेर जो है, बाड़मेर जैसलमेर, तो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अब ऑयल तो था ही, पहले भी था, ऐसा तो है नहीं कि भाई अभी कोई आया है, पर पहले जो है वो उसको वहां से निकालने के लिए जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये जितना इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। फिर एक कंपनी आई केएन एनर्जी, और उसने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, लागत लगेगी जितनी ठीक है। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने खोजा कि साहब कहाँ कहाँ मिल सकता है, फिर उनको पता लगा यहाँ पर ऑयल है, और फिर उस ऑयल को क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो भी आपको ये बताती है कि सप्लाई होगी या नहीं होगी। फिर प्रौद्योगिकी की स्थिति, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी स्थिति, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि उस चीज को सप्लाई करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी होगी तो चीजों की सप्लाई होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो चीजों की सप्लाई नहीं होगी। ये बोर्ड अब आए हैं, इससे पहले क्या होते थे, ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट बोर्ड होता था, उसका प्रयोग करते थे। और फिर क्योंकि उस समय ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर ये वाले बोर्ड भी सप्लाई होने लगे। कल को और दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो इसके अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये खुद ही समझ जाए कि अब क्या बताने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपने आप ही चित्र वित्र बना दे, सब चीजें जो है खुद ही डिसाइड कर दे कि भाई अपन क्या बता रहे हैं, और उसके हिसाब से कौन सीख ले, ये बोर्ड सीखता जाए कि अच्छा ये वाली क्लास चल रही है क्या, आज इकोनॉमी की चल रही है, तो अपने आप इकोनॉमी की पीपीटी निकाले और लगा दे, और पीपीटी के अंदर भी क्या बदलाव करने हैं, लेटेस्ट डाटा कहाँ से लेके आने हैं वो ले आए, अपने आप ही सब कुछ कर दे। तो ये कब होगा, ये जब टेक्नोलॉजी आएगी तब होगा, अभी थोड़ी होगा, अभी तो अपन को खुद को ही करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी की स्थिति जो है उसके हिसाब से जो है क्या होती है, वो सप्लाई बढ़ती है। सरकार की नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार उस वस्तु को प्रोत्साहित करना चाहती है या हतोत्साहित करना चाहती है। सरकार चाहे तो किसी चीज को क्या कर सकती है, प्रोत्साहित भी कर सकती है, और सरकार चाहे तो हतोत्साहित भी कर सकती है। सरकार चाहे कि अफीम की सप्लाई नहीं होनी चाहिए तो अफीम पर क्या लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी। सरकार चाहे शराब की सप्लाई नहीं होनी चाहिए, शराब पर प्रतिबंध लगा देगी। तो जिस पर प्रतिबंध लगा देगी तो वो उसकी सप्लाई उतनी नहीं होगी। और अगर सरकार चाहे कि नहीं यार ये कोई चीज है जो बहुत अच्छी है, इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, तो सरकार उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई सब्सिडी देने लग जाए। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सरकार को ये लगे कि यार अपने ये जो बहुत कॉस्ट लगती है, बाहर से अपन ऑयल खरीदते हैं, ऑयल की प्राइस जो है कभी ऊपर नीचे होती रहती है,
तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसका विकल्प क्या निकाले? इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे बोल रहे हैं सरकार की एक नीति है जिसके तहत वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि अब सरकार उसमें सब्सिडी देगी, और सब्सिडी देगी तो धीरे धीरे वो क्या होगी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे आपने कुछ साल पहले तक जो है वो किसी भी घर की छत के ऊपर कोई सोलर पैनल नहीं देखा होगा। आज के वो 10-1 साल पहले अगर देखें तो 10 साल पहले किसी भी घर की छत पर सोलर पैनल जो है नहीं मिलता था। 10 साल पहले सरकार ने 2008-9 के पास जो है सरकार ने निर्णय लिया कि हमको सोलर पॉलिसी बनानी चाहिए, और ये जो सोलर जो है सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा को भारत में बढ़ावा देना चाहिए। और फिर सरकार ने सोलर पैनल लगाने के लिए क्या देने शुरू कर दी? सब्सिडी देनी शुरू कर दी। तो उसकी कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम हो गई तो लोगों को लगा यार ये तो बहुत सस्ता है मामला, तो इस वजह से लोगों ने किसको अडॉप्ट कर लिया? सोलर को अडॉप्ट कर लिया। और अब तो आप गाँव में जाओ तो कई खेत हैं जिनके अंदर सोलर आपको पैनल लगे हुए दिख जाएंगे। तो ये चीजें जो है वो क्या है, सरकार की नीति है, सरकार उसको प्रोत्साहित करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है होती है। तो ये सब किसको अफेक्ट करते हैं? सप्लाई जो है, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कारक। इसके आगे लिखो रूल ऑफ सप्लाई। हाँ, क्या हो सकता है? अवसर, जैसे अवसर, त्योहार वाला जो है ये भविष्य की कीमतों पर विक्रेता की अपेक्षा, कि भाई त्योहार है तो कीमत की, त्योहार है तो उसको अपेक्षा है कि अब जो है उसकी कीमतें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ये पता लगा हुआ है अभी त्योहार आने वाला है, होली आने वाली है, होली आने वाली है, तो मिठाई की सप्लाई बढ़ जाएगी। ये मिठाई की सप्लाई क्यों बढ़ी? क्योंकि होली की वजह से नहीं, इस विक्रेता को लगता है कि भाई इसकी जो है प्राइसेस क्या है? बढ़ने वाली है, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, इसकी वजह से। तो लिख लिए ना लागत, उत्पादन की लागत लिखिए ना, इसी में आ जाएगी। हाँ, उत्पादन के साधन की कीमत या उत्पादन की लागत। उत्पादन के साधन की कीमत है तो उत्पादन की लागत होगी। इस चीज की कीमत कितनी है, इसी से तो ये डिसाइड होगा कि आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 करोड़ का आता हो तो तुम्हारी फेस में ऐड हो जाएगा। अपन तो लगा देंगे ऐसे खूब सारे जो है वो लगाने के लिए। तो 10 करोड़ का हो तो 50 करोड़ का हो, क्या फर्क पड़ता है? परंतु इसकी कॉस्ट किस में ऐड हो जाएगी? बस फिर जो आपकी उसके अंदर सप्लाई में ऐड हो जाएगी। सप्लाई की बात करते हैं। लो चलो, तो शॉर्ट टर्म सप्लाई हुई है तुम्हारे तो ऐसा करो, पीछे से जो है वो उठो, और हाँ इतनी जल्दी, अरे बाद में हो जाएगी भीड़, फिर जो है वो कुछ खा नहीं पाओगे। हाँ, यही है सबके टाइमिंग। अब देख लो तुम्हें क्या करना है, हाँ या ना, तो तुम अपने हिसाब से देख लो। नहीं नहीं, ये हाँ ना का है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ये तो इसी समय है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो भी क्या खाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। चलो तो पीछे से खड़े हो जाओ और जाने लगो। कहाँ जाना है इनको? पता तो है जाना कहाँ है? कौन सा गार्डन है? मन्नत गार्डन है इधर, इस पे। हाँ, नीचे जा रहे हैं नवीन जी, उनके साथ साथ चले जाओ। अरे सब भूख लगती है स्टूडेंट को, और भूख नहीं लगे स्टूडेंट तो हमेशा ही भूखा ही रहता है। उसको तो खाना खिलाने के बाद में कहते लो और थोड़ा सा खा ले, तो हाँ और खा लेंगे। जाओ जाओ, अरे बैग लेके नहीं जाना, क्लास तो है, क्लास लगेगी आगे, और जाओ जाओ। हैं